सॉरी बच्चों, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग नेट का ग्लिच था, बट शुक्र है हमने कुछ पढ़ना अभी शुरू नहीं किया था। तो चले सर, हम IFRS 3 हमने अभी क्विकली रिवाइज किया। क्लासिफिकेशन के अंदर 5 बची थी, तो क्लासिफाई करेंगे वरना क्लासिफाई नहीं करेंगे। यहां तक हम क्लियर हैं। फिर हम आए थे और पिछली क्लास में हमने कर लिया था मेजरमेंट का रूल, और मेजरमेंट में हमने कहा, क्विकली एक दफा अगर मैं समराइज करूं तो मेजरमेंट में उसने हमें कहा कि बिफोर क्लासिफिकेशन क्या करना है, बिफोर क्लासिफिकेशन एज पर एप्रोप्रिएट या रेलिवेंट IFRS। ऐसा ही है सर? यस सर, है ना सर? और आफ्टर क्लासिफिकेशन, जब आपने आप क्लासिफाई कर दिया तो किस पे मेजर करोगे? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या होगी? जो ट्रांसफर वैल्यू है ना, ट्रांसफर अमाउंट। और दूसरी चीज क्या थी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं सर? तो हमने कहा ये बात आपको याद रखनी है। क्लासिफिकेशन की 5 बातें पूरी हो गई, क्लासिफाई कर दो। लेकिन क्लासिफाई करने से पहले आखिरी दफा अपने हिसाब से मेजर करने दो पुराने स्टैंडर्ड को, और जब वो हो जाए उसके हिसाब से मेजर अब क्या कर दो? क्लासिफाई कर दो। किस पे? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस। इसके बाद फ्यूचर में वो इस पे मेजर होगा। अब आए सर, जब तक हम सवाल नहीं देखेंगे ना तब तक आप लोगों को मजा नहीं आएगा। तो आप छोटी छोटी एग्जांपल से मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कराऊंगा, फिर मैं आपको हैंडआउट के सवालों पर लेकर जाऊंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई भी चीज मसला नहीं कर रही होगी। अब आ जाएं सर, मुस्कुराते हुए सवाल देखते हैं कि एग्जाम्पल कॉपी करें मेरे साथ। हमने कहा कॉस्ट थी एक एसेट की 5 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख, लाइफ कॉपी करें 5 years, ऑन 1 जनवरी, ये सारा डेटा गिवन था हमें 1 जनवरी 2022 का, सही है? ऑन 1 जनवरी 22 कंपनी डिसाइडेड टू क्लासिफाई अंडर IFRS 5। सही है, कोई मसला नहीं सर, आसान है, बहुत आसान है ना सर? कुछ चीजें लिखवाऊंगा हैंडआउट के बाद, छोटी छोटी एग्जांपल होंगी वो हम लिखते रहेंगे। एग्जांपल 1 कर दें। IFRS 5 के अंदर हमने कहा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी शरारत डालते हैं। रिकवरेबल अमाउंट हमने कहा ऑन दैट डेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वॉज 2,20,000 एंड वैल्यू इन यूज 2 लाख। हमें एंट्रीज बनानी है 1 जनवरी की। चले जी, सब बच्चे कॉपी करेंगे ये, ताकि फिर हम इस सवाल को मुस्कुराते हुए खत्म करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कराएंगे इंशाल्लाह यहां से। बढ़ जाए आगे, चलें सर। अब सब इधर देखेंगे सर। 1 जनवरी 2022, पहले मैं क्या करूंगा सर? 1 जनवरी 22 को हम, पहले मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, लिख रहा हूं तो मैं पेपर में खुदा रहा ये नहीं लिखना। बिफोर क्लासिफिकेशन, हमने कहा बेटा जा तो रहे हो, जाने से पहले आखिरी आखिरी हमारी सुनते जाओ। तो बिफोर क्लासिफिकेशन सर, कॉस्ट अगर 5 लाख थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख थी, तो कैरिंग अमाउंट कितनी बची थी? 3 लाख, मानते हो? अब सर ये 3 लाख का था। अब आते हैं IAS 36, इंपेयरमेंट याद है? क्या होती है इंपेयरमेंट?
एक एक शब्द में, एक बताया था ना कि वो मैं यूनिलीवर में मेरा इंटरव्यू में पूछा था बेटा कि हमें इम्पेयरमेंट ऐसे डिफाइन करो जैसे कि हम इंजीनियर हैं। एक वर्ड में कहता था ऐसे बताओ जैसे कि हम इंजीनियर हैं। हाँ, कमी करके क्या था, जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों कोई मुझसे नहीं भी पढ़ा तो भी पहले कोई मसला नहीं, लेकिन तुक्का तो लगो एक वर्ड में। देखो वो आपको चेक करते हैं आपकी थॉट की क्लैरिटी कैसी है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसी है। एक वर्ड से एसिड की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी। तुम किसी भी एसिड से दो ही तरीके से बेनिफिट ये ले सकते हो, यूज करके, और ये सपोज करो एसिड है 200 रुपए का, मैंने कहा अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूं इससे बेनिफिट लूंगा 180 के, बेचता हूं तो 170, तो भाई ये 200 का मेरी बुक्स में करके आ रहा है 20 रुपए से, तो इसकी सलाहियत में कमी आ गई ना, तो हमने कहा इम्पेयर हो गया। ऐसा ही है सर, एसिड की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी को हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। ऐसा ही है सर। अब हमने कहा सर इम्पेयरमेंट क्या होती है, हायर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू। याद है ना इम्पेयरमेंट में पढ़ा था, होती कब है, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन, और ये होता है हायर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ते वैल्यू इन यूज। मानते हो? सही है सर। अब आते हैं सर, इस केस में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है, 2 लाख, वैल्यू इन यूज कितनी है, तो क्या हुआ 220 है ना। अच्छा आप मुझे बताओ यहां पर तुम्हारे पास कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 3 लाख, तो क्या ये एसेट इंपेयर हो गया IAS 16 के हिसाब से ही। IAS 36 ने कहा पहले मैं इसको इंपेयर करूंगा, तो हमने कहा ठीक है भाई कर दे। 1 जनवरी 22 को क्या एंट्री बनी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, कितने से 80,000, 3 माइनस 2 20। अच्छा अभी कॉपी नहीं करना, सब बच्चे समझने पे ध्यान दें, मेरे जो एक तरीका है कॉपी करने का, जब मैं आपको कहूं तब कीजिएगा। क्या मैं यहां तक सही हूं? सही है सर। अब मैं इसको क्लासिफाई करने जा रहा हूं, तो जब मैं इसको क्लासिफाई करूंगा तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, सब देख ले 1 जनवरी। अब तक का हमने कहा जितना भी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस है उसको खत्म करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगी, एसेट को क्रेडिट कर देंगे किस पे, पीपी से 5 लाख, ये था 2 लाख, और ये था 80,000, ऐसा ही है। और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल HFSs कितने से, 2 लाख। सर मैं ये भी तो कर सकता था नेट में एंट्री बना देता 220 हाँ कर सकते हो, लेकिन अब याद रखो अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो। बचपन में तो हम कहते थे नेट से कर दे, लेकिन अब बड़े हो गए ना तो हर चीज ट्राई होती है, बैलेंस शीट कैश फ्लो सब सही ना। तो अब आपने ये एंट्री बना दी, जाने से पहले इंपेयरमेंट थे, फिर अब यहां पर आने के बाद ये किस पे मेजर होगा, फेयर वैल्यू लेस। अब एक मासूम आना, एक सिर्फ, हाँ एक और शरारत थोड़ी सी और लाता हूं, फिर तुम्हें भी एक ऐसा सवाल कराऊंगा। 31 दिसंबर 2022 को हमने कहा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी 1,80,000। अब तुम कितने पे लाए थे, अब आओ आफ्टर मेजरमेंट, आफ्टर क्लासिफिकेशन किस पे करते हैं, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट, इसके लिए कितनी थी 220 है ना सर। हमने कहा जब ये क्लासिफाई हो जाता है तो IFRS 5 क्या कहता है, IFRS 5 कहता है चिल्ला चिल्ला के कि भाई मुझे मेजर करो लोअर पे, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट कितना है, और फेयर वैल्यू लेस वो कितनी है, तो कितना हो जाएगा 1,80,000। मानते हो? क्या एंट्री बनाऊंगा, हमने कहा 31 दिसंबर 22 को एंट्री बनेगी PNL डेबिट, इसको भी हम इम्पेयरमेंट लॉस ही कहते हैं, लेकिन ये होता है IFRS 5 के अंदर, सही है। और एसिड क्रेडिट कर दो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, एक ही बात है। आप चाहें तो कर दें डायरेक्ट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर कितने से, 220 माइनस 40,000। तो सर बिफोर इम्पेयर हमने देखा ये 36 अप्लाई हो गया, और बाद में
कॉपी कर लें, कॉपी करें फिर आगे बढ़ेंगे सर। आसान है, बहुत आसान है, थोड़ी देर में पता चलेगा, आसान है यार। पता नहीं लोगों ने, मैं सच बताऊं, मुझसे अगर आप पूछो ना, पेपर में इसका सवाल ज्यादा आसान है FAR 2 FAR 1 के मुकाबले में, लेकिन मसला क्या ये है, इतना बड़ा हाथी ना रिटेन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसके ऊपर इंशाल्लाह इस दफा कुछ कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ी बताऊँ यार, मैंने जो एक चीज ऑब्जर्व की ना, बच्चे एंड में परेशान हो जाता है कि इसको दिमाग में बिठाएं कैसे। एग्जामिनर कम कम ही पूछता है, उससे पहले वाली अटेम्प्ट में एक छोटी सी एडजस्टमेंट आई थी 4 नंबर की, बट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पोस्ट कोविड खासतौर पर जो इसका दूसरा हिस्सा है, डिस्पोजल ग्रुप, है ना, आजकल बड़ा मॉडल चल रहा है तुम लोग का, एसिड फ्लिपिंग, ये वो फलाना ढिमकाना। बड़े आगे एक और सवाल करें, सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट डालें। थोड़ा सा ट्विस्ट सवाल में डालेंगे, फिगर्स चेंज करूंगा, इसको आप लोग कर लेंगे अगर आपने कॉपी कर लिया है तो। ये एग्जाम्पल 2, जिन बच्चों ने कॉपी कर लिया है वो, इसको आप एग्जाम्पल 2 को कॉपी करें। दो मिलियन ते 8 लाख, और हमने आगे का 31 दिसंबर। चले सर, यही सवाल है, यही सवाल है, सब कुछ यही है। ये एंट्रीज चाहे तो इसके साथ बस एक ये पॉइंट आप ऐड कर लें कि 31 दिसंबर 22 को 9,50,000 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गई थी। जल्दी करना है, 2 मिनट। इसके साथ मिला के कॉपी कर ले कि 31 दिसंबर 22 को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी हो गई थी, 9.5 लाख। टाइप सी का चार्जर है किसी के पास? यूरोप में CCSE ये बराबर है, मिडिल ईस्ट में भी बराबर है, अगर फर्म की स्टैंपिंग अच्छी है, थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत पहुंच गए ना CA खास तौर पे। वो फिर जब CA को होता है ना बंदा, तो हमेशा ACCA को सेकंड क्लास सिटीजन ही देखते हैं। आज ICAP के स्टेट्स हैं, जो हाजिर CA थे 9,000। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, ज्यादा है, लेकिन ICAP में जो मैं जो पढ़ा वो 9,000 का, जो अभी शायद है, बाकी शायद ऊपर नीचे हो चुके हैं, तो जो अपनी मेंबरशिप फीस नहीं भरते। मैं अगर अपनी मेंबरशिप फीस ना भरूँ ना, तो मेरा नाम CA के रजिस्टर से हट जाए। तो भाई ICAP ऐसा है कि अभी मेरा एक प्रैक्टिस का फॉर्म था, उस फॉर्म में थोड़ा सा जो है ना, एक एड्रेस का चेंज का इशू था, और जो है ICAP ने भाई मुझे मैसेज ईमेल कर दी कि सर जब तक ये एड्रेस चेंज नहीं होता, आप तब तक कोई ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते, मतलब जब तक ये फॉर्म पूरा नहीं होगा। तो आप समझे, 1 हफ्ते के लिए मुझसे साइनिंग पावर ले ली गई थी। शुक्र है कि उस टाइम पे कोई क्लाइंट नहीं था आया, मतलब साइन के लिए, बट वो 1 हफ्ते के लिए आप समझेंगे। फिर मैंने फॉर्म जब रेक्टिफाई करके मैंने साइनिंग पावर, चले सर कर लिया, ये आसान है।
अब इसमें एक छोटी सी शरारत थी जो कि मुझे करनी थी। अब मुझे नहीं पता कि शरारत कितने लोगों ने इसको पिक किया, कितने लोगों ने नहीं किया। मुझे बता दें इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? 12 लाख। मानते हो? अब इधर आते, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज की वर्किंग। फेयर वैल्यू कितनी दी हुई थी? 1 मिलियन। और वैल्यू इन यूज कितनी थी? 1.1 मिलियन। ऐसा ही है। अब आते हैं इसको, हम आते हैं तो हमने कहा रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई? 1 और कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 1.2 मिलियन। तो हमने कहा सर इसका मतलब ये है कि इंपेयरमेंट कितने से हुई? 1 लाख। क्या एंट्री बनाऊंगा? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, है ना सर? एक्यूमुलेटेड करें, एसेट करें, तकरीबन यहां पर एक ही बात चलती है, लेकिन अच्छा है कि सही वर्ड यूज करें। मान गए क्या? हाँ सर। अब आए 1.2 माइनस 1.1। अब कर देते हैं रिक्लासिफाई, है ना सर? अब हम कहे तो हमने कहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अंदर डालो, कितने से? 8 लाख। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस कितने से? 1 लाख। आपने कहा पीपीई एसेट कितने से? और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कितने से? 1 मान गए? यस सर। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आप अगर हमारे साथ है तो लिख दें सीसी। सीसी लिख दें एक दफा, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप सो नहीं रहे। सीसी। चलें सर। अब सब बच्चे इधर देखें। अब आप आ गए आफ्टर क्लासिफिकेशन वाले केस पे। किस पे आ गए? अब क्लासिफाई हो गया आफ्टर क्लासिफिकेशन। इसको मिटा रहा हूं, उम्मीद करो आपने लिख लिया 9,50,000 है, सही है? तो मैंने इसको मिटा दिया। सर आफ्टर क्लासिफिकेशन क्या हुआ होगा सर? बताओ मुझे। हमने कहा ये क्लासिफाई तो हो गया ना यहाँ पर। अब आपके पास कितने का है? अब जैसे ही क्लासिफाई हो ये हरकत में आया, इसने कहा भाई कैरिंग अमाउंट कितनी है? और इसने कहा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अब कितनी है इस दिन 1 जनवरी को भी? 1 मिलियन। ये चीज बहुत सारे बच्चे मिस कर गए होंगे। इसने कहा देखो हमसे पहले तो IAS 36 सिंपल अप्लाइड हुआ है ना सर। उसने कह दिया रिकॉर्डेड अमाउंट तुम्हारी 1.1 है, तुमने उसके हिसाब से इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर ली। उसकी इंपेयरमेंट करा के आ गए, खुश हो? हाँ भाई खुश हैं। मतलब हमारे पास आई हो। हमारा रूल क्या है? IFRS 5 के अंदर लोअर ऑफ क्या होता है? कैरिंग अमाउंट। और बोला जिस दिन तुम हमारे पास आए तुम आए 1.1 पे, लेकिन हमारे हिसाब से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी? 1 मिलियन। तो बेटा आते ही पहले क्या करोगे? इंपेयरमेंट एंट्री बनाओगे। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कितने से? 1 मिलियन नहीं 1 लाख। क्लियर है सर? और हमने कहा इसके बाद आप आगे 31 दिसंबर 22। अब आपकी कितनी चल रही थी? 950। अब मजीद 50 से क्या कर दोगे? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट कितने से? 50,000। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? यस सर। तो अगर आप यहां तक क्लियर हैं तो मैं कुछ और भी पढ़ाना आपको चाहूंगा। एक ऐसी चीज जो कि तुमने FAR 1 पास किया और उसके बाद सिलेबस में आ गई। नहीं नहीं, हाँ IPS के अलावा जो कि यहाँ पर इसके साथ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अलग से भी है। FAR 1 जब आपने पास किया तब तक मेरा प्यारा प्यारा बच्चा आपके पास रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट सिलेबस में नहीं था। अब है FAR 1 में। आपने तो नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अभी मैं आपको पहले टाइम, ये तो आपने बेसिक समझ लिया ना कितना आसान है, बिफोर और आफ्टर, है ना सर? लेकिन अब
हम आपको लेकर आएंगे, क्योंकि अब जो इसके जो सवाल इसके साथ आते हैं ना वो जरा मिक्स आते हैं। जब ये इम्पेयरमेंट करवाते हैं ना तो उसको क्या करता है, रिवर्स भी कराता है। याद है ना कि इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती IFRS 5 में। तो सर अब अगर हम आए और हम पढ़े रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट आती है तो इम्पेयरमेंट रिवर्स भी। अच्छा, रिवर्सल के IAS 36 बताते हैं इंडिकेटर्स के हैं, उसकी गहराई में हमारे 36 अलग से कवर करेंगे, उसमें देखना है। लेकिन आपको इशारतन IAS 36 के किसी को इंडिकेटर्स याद है इम्पेयरमेंट के? इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल इंडिकेटर जैसे कंपनी के अंदर से चीख चीख की आवाज है, एसेट में से आवाज है कि हाँ मैं इम्पेयर हूं, जैसे कि बताओ ना, जैसे कि हमने कहा एसिड की परफॉर्मेंस खराब हो गई, गाड़ी अब पहले 10 लीटर देती थी यार, सही है, 1 लीटर में 10 किलोमीटर, अब दे रही है 8। सही है, डैमेज हो गया, कंपनी में क्रेन चल रही थी, वर्कर ने एक दूसरे को मार दी, टक्कर कर दी। सही है, हमने कहा डैमेज, परफॉर्मेंस का डिक्लाइन हो गई, रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान हुआ। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स याद हैं? मार्केट प्राइस कम हुई, टेक्नोलॉजिकल लीगल इन्वायरमेंट हुआ, और हमने कहा कि सर इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, वैल्यू इन यूज कम आएगी, लो मार्केट कैपिटलाइजेशन, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, ये सारी ना। अब जब इंडिकेटर्स होते तो हम इंपेयर करते हैं, और अगर इंडिकेटर्स उलट हो गए तो हमें लग रहा था कि यार गाड़ी तो बहुत बेकार चल रही है, 1 लीटर के अंदर पहले 10 दे रही थी अब 8 दे रही है, बाद में पता चला तो पेट्रोल पंप वाला छोड़ता। असल तो मसला उसका था, आप क्या करोगे, इंपेयरमेंट को रिवर्स मारोगे, है ना सर। इसी तरीके से आपको लगता था कि यार मशीन पहले 1 घंटे में 70 यूनिट बना रही थी, अब बना रही थी 60, आपने इंपेयरमेंट कर दी, डिक्लाइनिंग एसिड परफॉर्मेंस। बाद में पता चला कि भैया वो रॉ मटेरियल दूसरी क्वालिटी का आ गया था, इसलिए प्रोडक्शन उसको मशीन को प्रोसेस करने में टाइम। अब आप क्या करोगे, रिवर्स। मानते हो? तो इंपेयरमेंट आती है तो रिवर्स भी हो सकती है। अब सर रिवर्सल में भी ना कुछ मसाइल है, तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का मैं आपको आज की क्लास में इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट दूंगा, और जब वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा तब हम इन दोनों के सवालात मिक्स करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अकेला नहीं पूछता, बोलते हैं पागल हूँ इनसे, इसलिए इनको कैफ पास किया था कि इनसे ये पूछूं, तो बोलता है भाई थोड़ा सा पकोड़ा तो बनाएंगे ना सर, तो अब यहाँ पर ये बनाएगा पकोड़ा इसका और रिवर्सल का, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले आपको क्या पढ़ाऊं, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। तो आ जाए सर, इस सबको मिटाते हैं और हम पढ़ते हैं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट जैसे आती है वैसे ही रिवर्स भी हो जाती है, अगर हो सकती हो। कोरोना वायरस था मुल्क में, यकीन माने प्रैक्टिकल तुम्हारे मुल्क की एग्जांपल चल रहा था करना, लोगों ने कहा पता नहीं अभी यार गाड़ियां बिकेंगी नहीं, हर ऑटोमोबाइल की कंपनी को उसके ऑडिटर ने कहा इंपेयरमेंट कर। उसके बाद से अभी किसी गाड़ी के डीलर से पूछो, बोलते हैं यार पिछले 2 साल इतने अच्छे गए जो पिछले 10 साल नहीं गए। कोरोना के बाद जो लोग आवाम गाड़ियों पे टूटी है। सही है, तो सही है सर, तो उनसे अगर आप पूछें तो ये मस्ता, तो अब आपने कहा कि इसका मतलब ये है कि इंपेयरमेंट जैसे आती है सर वैसे रिवर्स भी हो जाती है। यस, तो पढ़ते हैं रिवर्सल ऑफ। अब जब रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट बहुत सिंपल है यार, कि रिवर्सल की एक छोटी सी हमें यहां पर बता देते हैं, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, ताकि आपको मसला ना हो। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, आफ्टर इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट के बाद आफ्टर रिवर्सल, सॉरी आफ्टर रिवर्सल, आफ्टर रिवर्सल कैरिंग अमाउंट, एक बेसिक सा रूल है, कैरिंग अमाउंट should not exceed lower of sir what, 2 बातें, हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट। अब सब बच्चों को ये बात कॉन्सेप्ट ये कॉपी करने, फिर हम इसको जरा समझते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, पता है कुछ किसी को? नौजवानों, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट जल्दी बताओ, तुक्का लगाओ। कॉस्ट ट्रेंड, परचेज कॉस्ट,
खवातीन, मैं अक्सर कहता हूँ कि एक बात याद रखो, अच्छा एक बात याद रखो, मैं अक्सर कहता हूँ कि मर्द हजरात का रेशो एवरेज चलता है सीए में, खवातीन का या तो बहुत ही अच्छा है तो बहुत बुरा है। क्यों सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने कहा क्योंकि सर खवातीन जो होती है ना हमारी, ये प्रेशर मैनेजमेंट इनकी वो नहीं होती है जो कि मर्दों की। मतलब मर्द पेपर मुश्किल आता है ना, एकदम शर्मा, देखो ना क्लास में भी बेशर्मों की तरह गलत जवाब देंगे, सही है। खवातीन को शर्म आती है, कभी अब कॉपियां चेक कर, मैं जब देखता हूँ उसकी आइस 1037 अभी करा रहा हूँ ना क्लास में, बोलता हूँ आंसर ड्राफ्ट करो, तो खवातीन ड्राफ्ट करके भी छुपाती है, नहीं सर को नहीं बताना है। और इन्होंने ऐसी वाहियात आंसर लिखे होते हैं फिर भी सर को बताएंगे। कुछ तो इतने चैंपियन पढ़ के भी सुनाते हैं, सही है, सबके सामने। इसका मतलब क्या होता है, खवातीन को ये झझक होती है ना, प्रेशर। इनका पेपर भी बुरा जब आता है ना, तो ये पेपर में भी ठंडे, मतलब 2-4 गालियां आई को, 1-2 टीचर को, 1-5-6 अपने आप को, और रिलैक्स। खवातीन ये काम नहीं कर पाती, तो इसीलिए क्लास में भी मेरी कोशिश होती है, ऑनलाइन में क्योंकि ज्यादातर खवातीन होती है, सही है। तो खवातीन जरा बताएं, आ जाए सर। अब जो है ना, तो जो है ना क्या कहते हैं सर, खवातीन के ऊपर एक सवाल है, मैडम आप सुनिएगा बड़े गौर से। खवातीन, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेजोरिटी ने आपने अल्हम्दुलिल्लाह गलत बताया, जिस पे परचेज किया उन नहीं। हिस्टोरिकल कॉस्ट वर्ड सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल कैश कॉस्ट एक तरह से कैरिंग अमाउंट है, ये तुम्हें बताया नहीं जाता, वो अलग बात है। ये वैसे देखा जाए ना तो ये IAS 16 में पढ़ा रहे हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट ये कहता है, ये वो अमाउंट होती है, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट had asset never been impaired or revalued, impaired और revalued। मैं इसको कहता हूं अपने अल्फाज में, अगर तुम एसेट को अकाउंटिंग में भी टैक्स वाले भैया के हिसाब से चलाओ तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। टैक्स वाले भी क्या कहते हैं, टैक्स वाले भी बोलते हैं कोई इंपेयरमेंट को डिमांड री बोलते हैं ना कि हम जिस पे आते हैं उस पे आके डेप्रिशिएट होता है, ये भी वही है। ये कहता है, सुनना, एक एसेट हमने लिया 5 लाख का, 6 दफा वो रिवैल्यू के 8 लाख पे, लाइफ थी उसकी 5 साल, आज 2 साल हो गए, तो हो सकता है कि उसकी फेयर वैल्यू तो 8 लाख है, लेकिन हिस्टोरिकल क्या होगी, 3 लाख। 5 लाख माइनस 2 साल, 5 साल लाइफ थी तो 2 साल गए। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, एसेट लो, उसको डेप्रिशिएट खाली करो, बस। कभी सोचो नहीं कि इम्पेयर हुई, तो वो वैल्यू क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो जब हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है तो हमने कहा हम रिवर्सल भी करते हैं, सही है सर। तो अब आ जाए, ये अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है, हिस्टोरिकल कॉस्ट आप लोगों ने जो है कर लिया है, तो सर हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, और एग्जाम्पल लिखने के बाद हम ले लेंगे नमाज का ब्रेक, और फिर हम एग्जाम्पल के नमाज के, क्योंकि देखो यार साफ सी बात है, नमाजों के ब्रेक देंगे, देखो सिंपल सी बात है, ये सब अल्लाह पास कराता है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा ऐसे चीते, और मेरा दिल चाह के मैं मारूं उनको, पेपर छोड़ दिया, FFR का पेपर नहीं था। मतलब क्यों? बोलता है सर पढ़ाई नहीं था, पढ़ाई नहीं था। आप यकीन माने, आपको बताया भी नहीं, घर पे बैठ के खुद ही रिवीजन कर रहे थे। और जब खुद हम रिवीजन कर रहे थे घर पे बैठ के, एंड में अंदाजा हुआ कि नैया डूब गई। सही है, तो हमने पेपर ही नहीं दिया, बोला सर वो अगली दफा के लिए पोर्टल करवा दें। तो ऐसे अब तक 2 बच्चे तो आ चुके हैं जिनका मुझे अपने कहा भाई तू एक बैठ तो जाता, बोलते सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, क्योंकि लेक्चर ही आधे से ज्यादा कोर्स पेंडिंग था। तो याद रखो, ये जो कोर्स पेंडिंग ना, इसीलिए यहीं से एक इंपॉर्टेंट बात चलो यहाँ से मैं कह दूं, जिन बच्चों ने को अभी निमरा ने IFRS 15 ऐड, जिन बच्चों ने फीस पेड कर दी, सब कुछ है, वो निमरा से मैसेज करें, IFRS 15 निमरा ने ऐड कर दिया। तुम्हारे पास अगर अभी फ्री टाइम है, IFRS 15 की क्लास लेना शुरू कर दो। IFRS 15 अगर अभी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता आगे कितना प्रेशर वाला पीरियड आ जाए। को अभी कुछ आज एक बच्चा मिलने आया था, वो माशाल्लाह उसके बाद वो बहुत स्मार्ट था, उसने शुक्र है बच गया हमें। उसके पास फ्री टाइम था, उसने क्या किया, उसने 6 महीने के अंदर FFR को निपटा दिया। उसके बाद वो इतना बिजी हो गया, अगले 4 महीने के उसकी हालत टाइट। तो सर गनीमत जानो, चीजें लगता है कि फ्री टाइम है तो निपटाते जाओ। चलिए सर नमाज का ब्रेक ले ही लेते हैं हम, नमाज के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, 15 मिनट का ब्रेक है, सही है बेटा? हो गई शर्जील, हो गई, मैंने निमरा से बात हो गई, मेरी डिस्कशन, बुक्स भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो आपको दे देंगे। चले सर, जिन बच्चों ने क्लास थोड़ा सा लेट ज्वाइन की, क्लाइंट की वजह से या कोई भी मसला था,
तो हमने पहले सिर्फ एक बेसिक से कॉन्सेप्ट किए हैं, सही है, जो कि आप ग्रुप में किसी से मांग लेंगे या किसी से भी पूछ लेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि वो क्या सीन है। और वो सिर्फ है कि बिफोर और आफ्टर। बाकी अब असल आ रहे हैं रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट पढ़ना। मैंने बताया क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि सर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट्स के साथ मिक्स होकर के आएगा, इसके बगैर नहीं आता। FAR 1 में जो अभी बच्चे पिछली अटेम्प्ट से पहले वाली अटेम्प्ट थी, मतलब जो लास्ट अटेम्प्ट गुजरी है, उस अटेम्प्ट में तो FAR 1 में रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट आ चुका है, अभी वाली में भी चल रहा है। आप लोगों ने रिवर्सल नहीं पढ़ा है, कोई मसला नहीं, अभी हम इंशाल्लाह आपको चीता बना देंगे, कोई मसला नहीं। रिवर्सल केस में याद रखना, आफ्टर रिवर्सल कैरिंग अमाउंट शुड नॉट एक्सीड लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट। ये रूल याद रख लेना, इस रूल को अभी अप्लाई करेंगे, समझेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट में बहुत सारे बच्चों को, जैसे मुझे पता था, गलती होगी कॉन्सेप्ट के, यार परचेज प्राइस जो है ना मानते हैं, लेकिन नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, वो कैरिंग अमाउंट जैसे कि एसेट कभी इंपेयर ना हुआ हो, कभी रिवर्स्ड अपना डेप्री रीवैल्यूड ना हुआ हो। अब आ जाए सर, हम आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे अपनी आज की क्लास की। हमने कहा 1 जनवरी 22 का आपको डेटा गिवन है, कास्ट थी 5 लाख, कैरिंग अमाउंट थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 2 लाख, लाइफ थी टोटल 5 इयर्स, और हमने कहा इस दिन रिकवरेबल अमाउंट के लिए डेटा गिवन था, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी 2 लाख, नहीं इसको हम और कम करते, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी 1,70,000 और वैल्यू इन यूज थी 1,60,000। ठीक है जी। हमने कहा 1 जनवरी 23 का, फिर हमें और डेटा गिवन है, सब बच्चे इधर देखेंगे। 1 जनवरी 23 को क्या हुआ, रिकवरेबल अमाउंट की डिटेल्स गिवन थी हमें, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी 2,20,000, वैल्यू इन यूज थी 2,10,000। रिक्वायर्ड में कह रहा है एंट्रीज बनानी है। सब बच्चे ये कॉपी कर लें सर, फिर आगे बढ़ रहे हैं, सब 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 जल्दी। कोई रिटर्न अर्निंग एंड पे चलें सर, आ जाएं। सबने उम्मीद करता हूं कॉपी कर लिया है ना सर। अब हम आते हैं और क्विकली आ जाते हैं, मुझे बता दें कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई थी, 3 लाख, मानते हो? रिकवरेबल अमाउंट कितनी थी, 1,70,000 है ना सर। तो अब 1 जनवरी को क्या लग रहा है कि इंपेयरमेंट हो गई? यस सर, 1 जनवरी को हमने क्या एंट्री बनाएंगे, 1 जनवरी 22 को एंट्री बनेगी इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट कितने से, कॉपी नहीं करना, सब बोर्ड पे देखेंगे, -170 कितना हुआ भैया, 1,30,000 मानते हो? चलें सर,
फिर और आगे बढ़ेंगे, कॉपी नहीं कॉपी नहीं। अब आ जाते हैं, हमने कहा अब इसमें IFRS 5 का कोई दखल नहीं है, अभी सिर्फ हम रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के, रिवर्सल के बाद क्या कार्रवाई होगी। 31 दिसंबर पे आए, मुस्कुराए, हमने कहा 31 दिसंबर 22, सर लाइफ कितनी बची थी? 3 साल, टोटल 5 साल थी। 2 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि 2 साल हो चुके हैं ना, 5 के साथ 4 साल की लाख आती है तो 2 लाख गए, 5 साल में से 2 लाख गई, बचे कितने? 3 साल। 170 पे तुम आ गए थे, ऐसा ही है? क्या एंट्री बनाओगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से? 1,70,000 डिवाइडेड बाई 3, 5 6 हंस में जाएगा 6 6 7 5 6 6 7, मान गए? पक्की बात है, ये आ गई आपकी। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस दिन कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 170 माइनस 5 6 6 6 7 कितना हुआ? हसबे जायका 3 3। अब सब बच्चे इधर देख लेंगे, 1 1 3 3 3 पे तुम्हारा एसेट मुस्कुरा रहा था। अब आ रहा है कॉन्सेप्ट रिवर्सल का। अब हमने कहा देखो यार, अब आ गया रिवर्सल। रिवर्सल कैसे पता चल रहा है? हमने कहा भी देखो जब रिकवर्ड अमाउंट कम हुआ था, इंपेयर कर दिया, अब इंडिकेटर्स आ गए रिवर्सल के, रिवर्स कर दो। हमने कहा कर देते हैं। अब कैरिंग अमाउंट कितनी है? फेयर वैल्यू कितनी है? 220। वैल्यू न्यूज कितनी है? तो रिकवर्ड अमाउंट इस दिन कितना हो जाएगा? 220 है ना सर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1 जनवरी 23 की, तो रिकवरेबल अमाउंट कितना हुआ? 2,20,000। ऐसा ही है, पक्की बात है सर। अगर ये उसको मैं 2,20,000 की तरफ ले करके जाऊं तो मैंने कहा सर क्या होगा? अब ये आ जाते हैं। हमने कहा सब इधर, ये कितना हो गया? 2,20,000 है ना जी। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि वो कैरिंग अमाउंट जैसे एसेट कभी इंपेयर्ड भी ना होते, डेप्रिशिएट भी ना हो, है ना सर। तो अब आप इधर आ जाओ, सब बच्चे इधर देखेंगे। सर एसेट लिया कितने का था? 5 लाख का। 1 जनवरी 20 तक कितने का डेप्रिशिएट हुआ था? 2 लाख का, है ना सर। तो आपने कहा 3 लाख की इसकी वैल्यू बची हुई थी किस दिन? 22। अब मुझे बताओ, अगर तो तुम इसको इंपेयर नहीं करते तो ये 22 वाले साल में भी कितने का डेप्रिशिएट होता? 1 लाख का। तो कितने का बचा होता? 2 लाख। मानते हो? तो हमने कहा सर कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 2 लाख। अगर ये नहीं होता तो 1 जनवरी 23 को, और यही 2 लाख जो तुम्हारे पास कैरिंग अमाउंट आई है, इसको ही हम अपनी जबान में क्या कह रहे हैं? अब इसने कहा तुझे रिवर्स करना है तो याद रखना है, रिवर्सल के बाद कैरिंग अमाउंट शुड नॉट एक्सीड लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल। कितनी आ गई? 2 लाख। कितनी आ गई? 2 लाख। तो अब मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी है? अब सुनना सब बच्चे, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर मैं रिकवरेबल अमाउंट पे इसको रिवर्सल करूंगा, तो अगर मैंने कहा रिवर्सल एज पर रिकवरेबल अमाउंट, तो वो कितना हो जाएगा? 220 माइनस 133.33 कितना हुआ? जरा जल्दी से बताओ। 10,666। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्सल करूं, जो कि सही तरीका है, एज पर हिस्टोरिकल कास्ट, तो 2 लाख, 1,13,000 है ना, सॉरी, 113,333 8,667। तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा? सही है सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट के तरफ जाऊंगा, लोअर वाली वर्किंग। तो अब इंपेयरमेंट की रिवर्सल में यहां पर क्या करने वाला हूं? हम एंट्री बनाएंगे एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस
सही है, डेबिट कर देंगे और पीएनएल क्रेडिट कर देंगे। कितने से? अभी कॉपी किसी ने नहीं करना, अभी कॉपी किसी ने 8667 8667 कॉन्सेप्ट समझो, इंपेयरमेंट आई सही है, रिवर्स करने हम पे पाबंदी लगाएगी। पाबंदी किस चीज की है? आफ्टर इंपेयरमेंट ये नहीं है। अब सर इस पाबंदी के पीछे की लॉजिक भी तो होती है, वो भी तो बताएं, समझाता हूं। तो देखो तुम्हारा मॉडल क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट मॉडल में इंपेयरमेंट तो हो सकती है, रिवैल्यूएशन नहीं हो सकती। कॉस्ट मॉडल में रिवैल्यूएशन नहीं हो सकती, है ना सर? ऐसा ही है। अगर तुमने कॉस्ट मॉडल में रिवैल्यूएशन कर दी तो गुनाह कबीरा है। फिर फर्क क्या बचा भैया? तो मैं इसके आपको दो लॉजिक्स दूंगा जिससे आपको क्लियर होगा। देखो, अगर तुम इसको इस पे ले जाते 220 तक तो इफेक्टिवली तुम्हारा एसेट रिवैल्यू हो गया, क्योंकि अगर ये कॉस्ट मॉडल पे होता तो इसको 2 लाख पे होना चाहिए था, इंपेयर ना होता। लेकिन अगर तुमने इसको रीवैल्यू कर दिया, 220 पे ले जाते, इससे इंपेयरमेंट का रिवर्सल डाल देते तो तुम्हारा एसेट कहां पहुंच जाता? 220 पे ना सर। क्योंकि देखो वैसे तुम्हारा एसेट 1333 से है, अगर तुम इसमें से एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को कम कर दोगे, सही है, इसकी जगह हम चाहें तो हम इसको पीपी भी कह सकते हैं। अगर आपने डेबिट कर दिया तो एसेट पहुंच जाता 220 पे। तो अगर ये एसेट 220 पे पहुंच जाता तो कॉस्ट मॉडल की नॉन कंप्लायंस हो जाती, तुमने एक तरह से रिवैल्यू कर दिया। पहला रीजन सही है, आया समझ में? इसीलिए लगाया। दूसरा इसका लॉजिक समझो, अब दूसरा लॉजिक कैलकुलेशन वाला है। सर मुझे बताएं इंपेयरमेंट कितनी आई थी? 130। अब आपको याद होगा बचपन में आपके FAR1 के टीचर ने जिसने तुम्हें रीवैल्यूएशन पढ़ाया था, सही है सर, कुछ बच्चों को जिनको मैं जानता हूं उनको काजी ग्रेट ने पढ़ाया था, उसने क्या बताया था रीवैल्यूएशन में? उसने बताया था काजी भैया ने कि काजी ने पढ़ाओ, जिस भी टीचर ने पढ़ाया आपको, कोई भी टीचर हो, उन्होंने आपको एक बात बताया था कि जब इंपेयरमेंट की चमाट लगती है तो अगले सालों में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलता है। ऐसा है कि नहीं है? इंपेयरमेंट की चमाट कितने की पड़ी थी, लेकिन डेप्रिसिएशन का तुझे बेनिफिट भी मिल गया। कैसे? पहले डेप्रिसिएशन लाख की आ रही थी, अभी कितने की आ रही थी? तो 1 साल का अगर तेरा डेप्रिसिएशन का मैं बेनिफिट डालूं, 1 लाख माइनस 667, हसबे जाएगा 3333 बना, ऐसा ही है। तो यहीं पे पहुंचे तुम लोग 86667 पे, है ना सर? तो जब हमने ये कॉन्सेप्ट को फॉलो किया तो इस कॉन्सेप्ट ने हमसे हिस्टोरिकल कॉस्ट रीवैल्यू भी नहीं होने दिया एसेट को, और उसी वैल्यू से हमसे रिवर्स करवाया नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट, जो बचपन में तुम करते आए थे, है ना सर? अच्छा, बचपन में सर बच्चों को फिर इस तरीके से क्यों नहीं कराते? क्योंकि सर बचपन में आप बच्चे होते हैं, है ना सर? लेकिन अब रिवर्सल के बाद हम इसी तरीके से करा दें, सही है सर? तो यहां तक आप कॉपी कर लें, कोई सवाल हो तो पूछ लें, इंटरटेनिंग अच्छी चीज है ये, कोई भी सवाल हो, क्योंकि फिर ऐसा अगला सवाल आप लोग खुद करेंगे। क्योंकि आप याद रखें ये और IFRS 5 का कॉन्सेप्ट जब मिक्स होगा तो मजा आएगा। तो आज आप लोग ये नहीं कह सकते FAR1 में हमने तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट नहीं पढ़ा, पढ़ लिया, बस ये एक चीज ऐड हुई है FAR1 में। सुकून से जाएगा, सुकून से। सवाल यह है कि सर रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी तो इंपेयरमेंट का रिवर्सल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन रुके जरा, सब्र करें, पहले बेसिक सवाल तो निपटा लें हम। कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही बनता है ना सर, क्योंकि याद रखें, मैंने कहा ना इंशाल्लाह कोशिश ये करनी है आपको कॉन्सेप्ट ऐसा दिया जाए कि आप लोग कल को क्लाइंट पे भी फंसे ना, क्लाइंट को फांस दें। क्योंकि अभी आप जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, जैसे कि क्लाइंट आपका डेप्रिसिएशन की वर्किंग नहीं करता, अक्सर बहुत छोटा क्लाइंट कर भी देता है, सब चीजें आपके लिए छोड़ दिया, ये करेगा ना, डेफर्ड टैक्स तो हराम है, कोई क्लाइंट करे, बोलता है यार ये डेफर्ड टैक्स में हम क्यों, जिसने पढ़ा हुआ है वो तो उसको तो पढ़े हुए टाइम हो गया, बोलता है ये बच्चे तो अभी सीए कर लें, ये करेंगे ना। इवन मैं बताऊं, मैं खुद भी जब क्लाइंट था ना तो भी मैं डेफर्ड टैक्स की वर्किंग नहीं करता था, क्योंकि यार देखो आप इंडस्ट्री में बैठा, हम हो गए थे सीनियर, और मुझे जब भी जूनियर मिले ना वो हमेशा वो मिले, मैं किसी की बुराई नहीं करा, बट ACCA वाले बच्चे भी यूजुअली डेफर्ड टैक्स से नहीं हैंडल, उन्होंने इतनी गहराई में जितना आपने पढ़ा हुआ होता है ना FAR2 में, वो उतना SBR में नहीं पढ़ते, तो वो बेचारे भी नहीं कर पाते थे। अब CA वाले बच्चे कर देते। अब देखो दो ऑप्शन थे, या तो मैं खुद करता या तो मैं इंतजार करता ऑडिटर का। मैं खुद करूंगा ना तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो मैं सुस्ती में नहीं करता था। जी सती सर देखें, हमने कहा कि होता यह है कि जब भी इंपेयरमेंट आती है और अगले सालों में
जब हमें कहीं गेन वेन हो जाता था, याद होगा ना आपको, याद है रिवैल्यूएशन में, तो हम उसको रिवर्स कर देते पिछले साल की इंपेयरमेंट को या रिवर्स रिवैल्यूएशन लॉस को नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट। तो 1.30 का पीएनएल पे चमाट लग चुकी थी, लेकिन उस चमाट की वजह से डेप्रिसिएशन में भी बेनिफिट आ गया था, कितने का, 43.33 का। तो 1.30 में से 43.333 तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गया था। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने कर दिया रिवर्स, समझे? चलें सर, ये दूसरा सवाल है, इसको इसको सब बच्चे करेंगे अभी, एग्जाम्पल 4, ताकि मुझे यकीन हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सुकून से कर लें, कोई मसला नहीं, कॉपी इसके बाद आप लोगों ने खुद ही करना है एग्जाम्पल 4 को। डिपेंड, आजकल इंडस्ट्री फॉर्म में रह रहा है, क्योंकि बाहर उसको फिर और बाहर जाना होता है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री में लोग, बच्चा आजकल बच्चा ज़्यादातर बच्चा इंडस्ट्री बाहर जाता है, तो फर्म में रहता है, फर्म में जहाँ भी जिस मुल्क में जाता बताऊंगा, वहाँ से सबस कार्ड ले लेता है, ग्रीन कार्ड, और फिर उसके बाद इंडस्ट्री। क्योंकि फर्म जब आपको बुलाती है ना बेटा, ग्रीन कार्ड के बगैर आपको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सब टेंशन लेते हो, इंशाल्लाह कुछ टाइम में मैं देख रहा हूँ सारे बाहर जिसको जाना है ना, किस किस को बाहर जाना है। याद है जब इंटरनेशनल एफिलिएशन नहीं होती ना फर्म की, बाहर बहुत मुश्किल होता है। या तो मल्टीनेशनल बहुत है, लेकिन वो भी रूट बहुत लंबा है। जैसे मैं कल ही बात कर रहा था, मेरे साथ के 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे, हम लोग 3 लोग यूनिलीवर में गए थे। हम लोग यूनिलीवर में गए थे 2015 में, सही है, 15 में गए, मैं तो निकल गया 2 साल में, लेकिन वो दोनों रुके रहे। मतलब मैं, तुम समझो 17 से मैंने एग्जिट कर दिया, फिर तो मैं इधर उधर, वो दोनों रुके रहे। अभी 2022 में वो दोनों को बाहर गए, वो दोनों, समझ रहे हो? मतलब उन्होंने आर्टिकल्स की हुई थी ईवाई से, दोनों ने 2 साल यूनिलीवर में लगाए, फिर 5 साल और लगाए, तो कुल मिला के तकरीबन 10 साढ़े 10 साल बाद निकले बाहर। लेकिन फर्म का बच्चा जल्दी निकल जाता है। खैर कॉपी करेंगे, फिर जल्दी सवाल करेंगे। रुक जा पहले सवाल तो कर, कोई मैनेजर पे नहीं जाता, सब जूनियर जाते हैं। आजा जल्दी करो। यही सवाल है सर, बस थोड़ी सी फिगर्स मैंने चेंज की हैं आपके लिए, ऑनलाइन वाले बच्चों।
चले सर, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। अब हमने कहा सबसे पहले तो इम्पेयरमेंट लॉस साफ नजर आ रहा है, कितना हुआ 7 लाख और 6 लाख। हमने कहा कैरिंग अमाउंट 7 लाख थी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी 6 लाख। क्या एंट्री बनाऊंगा, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट हमने कहा 7 माइनस 6। ये कोशिश क्या करो बेटा, ये वर्किंग है क्या करो। तो पेपर में अगर सवाल है और तूने ये फिगर गलत निकाली ना, तो इन दोनों में से अगर एक भी सही हुई ना तो आधे मार्क्स देगा, वो कुछ नंबर देगा। तो इसलिए कहता हूँ ये वर्किंग क्या करो। हमने कहा सर 1 लाख की तो आ गई इम्पेयरमेंट, सीधी के सीधी है ना सर। फिर आगे बढ़े हम, हमने कहा अगला किस दिन सुनवाई होगी, 31 दिसंबर 22। क्या एंट्री बनाऊंगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से। हमने कहा 6 लाख डिवाइडेड बाई 7 साल, 85714 ऐसा। यस सर, 85714 की आपकी आ गई डेप्रीसिएशन। चलिए सर फिर आगे बढ़े, और हमने कहा अब आ गई 1 जनवरी को, रिकवरेबल अमाउंट कितना है 7.5 लाख। कितना है 7.5 लाख, ऐसा ही है। चलिए सर फिर आगे बढ़े, हमने कहा रिकवरेबल अमाउंट 7.5 लाख है और हिस्टोरिकल कॉस्ट अगर कभी एसेट इम्पेयर हुआ ही नहीं होता, तो हमने कहा 1 मिलियन का था, 1 जनवरी 22 तक 3 साल की हो गई थी, तो 1 जनवरी 23 तक हमने कहा 1 साल लाख की और डेप्रिसिएशन हो चुकी होती, तो कितने का हो चुका होता 4 लाख की। डेप्रिसिएशन के बाद कितने का होता 6 लाख। तो रिवर्सल के बाद हम इसको कितने पर लेकर के जाएंगे 6 लाख। तो हमने कहा यहां पर भी लोअर क्या आ रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर सर यहां पर भी हिस्टोरिकल कॉस्ट आ रही है तो हमने कहा सबसे पहले आके देखते हैं कैरिंग अमाउंट इस दिन कितना था। 6 लाख माइनस डेप्रीसिएशन 85 कितना हुआ 514286 का ये बचा हुआ था। अब हमने कहा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, पिछले सालों में लॉस अगर इतना आया था और इस दफा अगर इंडिकेटर्स आ गए रिवर्सल के, तो मैं क्या करूंगा सर रिवर्स करूंगा, और रिवर्स करते हुए मैं इसको लेकर के आऊंगा किस पे 6 लाख पे। एंट्री बनाऊंगा एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस या एसेट डेबिट पीपी डेबिट और पीएनएल कितने से 6 लाख माइनस 514.286। तो जितनी डेप्रिसिएशन है उतना ही आ गया ना सर 85। कभी कभी पेपर में भी आप पढ़ो यार ये कैसे हो गया, सेम अमाउंट आ रहा है ना सर। कितने लोगों को पेपर में जब ऐसा हो कि डाउट होता है कि अब यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी 857 में, ये बल्कि ज्यादा अच्छा चांस होता है कि यार गड़बड़ नहीं की है, बनाने वाले ने ऐसा सवाल बनाया कि आपस में चीजें क्या हो रही हैं। तो आए सर 85714 सही है सर। क्या हम यहां तक क्लियर हैं, पक्की बात है। तो हमने कहा सर बेसिकली रिवर्सल के केस में होता क्या है कि आपको रिवर्स करते हुए हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट पे जाना होता है। अगर आपने ये कर लिया है कॉपी बिल्कुल सही, तो एक छोटी सी चीज और करा रहा हूं मैं, सबकी तवज्जो इधर। सर इसी एग्जांपल को अब इसमें थोड़ा सा हम ट्विस्ट डाल रहे हैं, इसी किस्म के एग्जांपल है जिसमें हमने कहा अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं। आ जाए जी, एक एग्जांपल और आप लोग करेंगे इसी किस्म की, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। कॉस्ट है 2 मिलियन, एग्जाम्पल 5 आज की क्लास की पक्का आखिरी एग्जाम्पल है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 8 लाख, लाइफ 10 साल, $9,50,000।
अब एक साल और आगे निकल जाते, जनवरी 24। चलें सर, आ जाए। एक साल हमने बीच में बढ़ा दिया। इसको सिस्वेल को थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ सवाल को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। चले जी, अब देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। टोटल एक बच्चे का सवाल है, अच्छा सवाल है कि सर ये इम्पेयरमेंट तो 1 लाख की इस साल, अगर से पहले वाली होती तो भी क्या करते, रूल यही रहता, रिवर्सल के टाइम पे रूल यही रखते हम। सही है सर, तो ये रूल याद रखेंगे तो कभी गुमराह इंशाल्लाह नहीं होंगे। अभी पढ़ते भी है इसको दरसाम, टेंशन ना ले। अभी तो सिर्फ मैं एक बेसिक्स आप लोग के बना रहा हूँ तूफान से पहले, क्योंकि सर पेपर में मैंने कहा ना ऐसा सवाल नहीं आएगा, ये सिर्फ आपका एक रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का एक बेसिक है, ये आएगा IFRS। अगर अलग आया तो उसके बाद 6-7 नंबर का अलग पार्ट आ सकता है। और अब IK अपने FFR में ट्रेंड शुरू किया है, पहले नहीं करता था, 20-20 नंबर के सवाल देता था बड़े, अब पार्ट देने लगा है, एक सवाल 12 नंबर का, एक 7 नंबर का। और आप लोगों को ये बात पता है, नहीं भी है तो पता होनी चाहिए, आपका जो पेपर है ये एक्सपेक्टेड है, चांसेस तो है कि ऐसा ना हो, लेकिन एक्सपेक्टेड फिर भी हम कंप्यूटर बेस्ड है। तो आपको, और ये पेपर बहुत सारा बच्चा डरता है कंप्यूटर बेस्ड से। सर मैं कहता हूँ डरो ना तो थ्योरी के पेपर में डरो, प्रैक्टिकल पेपर में ये आसानी है। क्योंकि सर आपने ऑफिस में पूरा दिन एक्सेल चलाते हो, जब एक्सेल हो ना तो मैं अलग अलग प्लस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला टक, कैलकुलेटर चलाने की भी जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू करके फॉर्मूला कॉपी पेस्ट। उसकी जिंदगी भी बहुत आसान होगी भाई। सिस्टम कोई भी हो, वो बेसिकली आपकी कॉपी जब उसको सबमिट हो जाएगी तो उसके पास फाइल पहुंच गई ना। अब ये सब चीजें तो देखनी ना बेटा। मतलब तो कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि जो है नहीं बेटा हो जाएगा, आपने कोई भड़वाड़े से उससे फाइल खोली, सब रेफरेंस लिखा हुआ है। सही है, जिन बच्चे एक्सेल देखे ना, एक्सेल में एक फॉर्मूला हिल जाए तो पूरी शीट पे रेफरेंस लिखा हुआ है। सही है, एग्जामिनर कहेगा म्यूजिक। क्योंकि उसको पता है कि भाई अब, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं होगा। तुम इतनी कोई कॉम्प्लेक्स चीज थोड़ी बनाओगे भाई, अब बनाते हुए बंदा सोचेगा ना, देखो कुछ ना कुछ तो टेस्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आई के इतना वो नहीं है, कर रहे हैं, MS से हो रहे हैं। चले सर, डन हो गया। इजी है सर। हाँ मेरा बच्चा, 2 साल का इम्पैक्ट अगर हम डालें
190 देखें हमने क्या किया सर, कैरिंग अमाउंट 1.2, वैल्यू न्यूज 1010, हमने कहा रेगुलर रन हमें ये दी हुई थी। अब सिर्फ 2 साल का इम्पैक्ट डाला है। हमने कहा इम्पेयरमेंट लॉस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट्स कितने 1010। आगे आए पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, हमने कहा 1010 डिवाइडेड बाई 6, ऐसा ही है, कितनी आ गई 168,333। सब बच्चे इधर देखेंगे 168,333। एसिड कितने का था 1.10 डिवाइडेड बाई 168,333 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, इन दोनों को 168,333 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, जल्दी करो मशीनों पे, 666 सर 2 सालों की, क्योंकि ये 22 की भी और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये 23 की भी, दोनों साल ये एंट्री बनी होगी, तो दिस मल्टीप्लाई बाई 2 कितने का एसिड बचा 67 हस्बे जायका 3, ऐसा ही है सर। अब इधर देख लें सब बच्चे, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट यहाँ पे क्या होती 8 लाख, और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 8 लाख। 8 लाख कैसे होती है सर, अगर होता 1.2 पे तो 6 साल हम कभी 2 मिलियन को डिवाइड बाई करते 6 साल की डेप्रिसिएशन है ना सर, 4 साल की तो ही हुई थी, 2 साल और क्लियर है 8 लाख। तो अब रिवर्सल कितने से पार्क करोगे 8 लाख हस्बे जायका कितना हो गया, 4 कर दें इसको 12667। बात एक ही, ये भी वही डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट वाला फार्मूला फुलफिल कर रहा है सर ये, यस सर। आपकी डेप्रिसिएशन 2 लाख आ रही थी पहले, और अब आपने कहा कितनी आ रही है 2 लाख माइनस 168,333, तो आपको एक साल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कितना हो रहा है 31,667, 31,667, ऐसा ही है। मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें कितना हो गया 63,334, ऐसा ही है। तब आपने कहा सर देखें 190 का पीएनएल में हिट लगी थी, 2 सालों का ये बेनिफिट मिल गया उसको रिड्यूस डेप्रिसिएशन की सूरत में, तो 190 माइनस 63,334 कितना हुआ 126, सही है सर। ये बेसिकली हुआ। अब इधर देख लें एक आखिरी पॉइंट, एक फिर उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं सर। अगर मैं यहाँ पर फिगर्स चेंज करके दे देता 760 और 740, तब आपका रिवर्सल कितने से होता, आप यहां पर क्या ले लेते 760 ले लेते है ना सर। तब आप कहते हैं जितना इंपेयरमेंट में गया था उतना पूरा रिवर्स नहीं हो पाया अभी, समझ रहे हो सर। तब आपका कुछ अमाउंट अभी भी रिवर्स होने से रह जाता। अगर यहां पर होता तो मुझे बता दो जरा जल्दी से कितना हो जाता 760 अगर मैं लेता तो यहाँ पे, तब आप ये एंट्री कितने से बनाते, सही है सर। तो बेसिकली आप ये एंट्री बनाते और फिर अगले सालों में गुंजाइश होती कुछ और भी रिवर्स हो सकता। अब यहां पर अगले सालों में कोई गुंजाइश नहीं है रिवर्सल की, अगर जो हमने, क्यों सर, जितना भी था सब रिवर्स हो चुका है ना सर। तो ये बेसिकली आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक कराया IFRS 5 का, उसके बाद में आपको किस पे लेकर आ गया रिवर्सल पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट देना जरूरी था। शायद जो बच्चे बाद में आएंगे मतलब अगली अटेम्प्ट में पढ़ेंगे उनको हम ये कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट पढ़ के एक्सपेक्टेड आएंगे। लेकिन क्योंकि आप लोग ने नहीं पढ़ा तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम इस पर लगाना पड़ा, लेकिन जहां जहां मुझे लगेगा ना कि जो चीजें आपने नहीं पढ़ी लेकिन यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ है, तो वहां पर हम थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो चलें सर, ये हो गया आज की क्लास। अब आज की क्लास के स्टोरी टाइम पे आते हैं। FAR2 वाले बच्चों ने इसका नाम स्टोरी टाइम रख दिया है, लेकिन बेसिकली कुछ ना कुछ, क्योंकि अब आप लोगों को मेरी कोशिश होगी फर्म की जिंदगी या आर्टिकलशिप की जिंदगी उसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें बताऊं, और फिर उसके बाद ही हम जो है इंशाल्लाह वो करें। अब आज की क्लास में, जो क्लास में अक्सर क्लासों में भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब
कुछ को याद नहीं होगी, कुछ बच्चे जो बिल्कुल पहली दफा मुझसे पढ़ रहे हैं उनके लिए। सर अबे आप जाएंगे क्लाइंट पे तो सबसे मुश्किल काम होगा क्लाइंट से काम निकलवाना। इसकी मैं हमेशा एग्जांपल ये देता हूँ, आप सबके अम्मा अब्बा, खास तौर पे अम्मा अब्बा, अम्मा को अगर आप लें, आप सबने बचपन में, क्योंकि अभी तक अम्मा से अब्बा से तो अभी तक आप इतने करीब रहे ही नहीं है ना सर। अब्बा बेचारे काम पे होते हैं, ये वो, अब आपको अंदाजा होगा कि अब्बा बेचारे बाहर क्या कर रहे होते हैं। सही है। तो अब आप सब अम्मा से करीब, आप सोचे किसी दिन घर की मासी अनअनाउंस छुट्टी कर ले, नहीं बताया और क्या कर ले, और उस दिन अम्मी ने पूरा मूड बनाया कि आज कपड़े भी धोने, बर्तन भी, अम्मी ने सब कुछ उसके लिए तैयारी श्यारी करके रखी हो। अब अम्मी इस डिसीजन से बैकआउट नहीं हो सकती, और मासी ने कर ली छुट्टी। उस दिन अगर आप अम्मा से फरमाइश करें कि मुझे खाने में अम्मा आज पिज्जा बना दो लंच में, तो अम्मा की क्या रिएक्शन होगा? सही है। मतलब एक तो इतना काम, ऊपर से इसकी फरमाइशें चल रही हैं। यही चीज क्लाइंट के साथ होती है। क्लाइंट को आप बहुत बुरे लगते, बोलते यार इतना काम है मेरे पास, ये आके तंग कर रहा है, ये भी दे दो वो भी दे दो, उसके लिए आप एक बर्डन है। अच्छा अब क्लाइंट डेटा, अच्छा एक तो होता है क्लाइंट इसलिए डेटा नहीं देता कि वो बेचारा वाकई में बिजी है। दूसरा क्लाइंट को इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इसको डेटा दिया ना तो तू गया। सही है। देखो भाई इतना तो प्रॉफिट टाइड होता है। तब आपको क्या करना है ऐसे केस में? आपको क्लाइंट से देखना है कैसा है, अगर उससे दोस्ती बना सकते हो दोस्त। अब दोस्ती कैसे बनाते हैं, दो एग्जाम्पल ले देता हूँ। एक एग्जाम्पल, मैं क्लाइंट पे गया, अरे यार डेटा ही नहीं दे रहे, और मैंने कहा यार है कोई अमीर इंसान। अच्छा अमीर इंसान ये मैंने कैसे पता लगाया? सही है सर, ये ऐसे पता लगाया मैंने कि यार ये टेनिस वेनिस देखता है। मैंने कहा ये हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं देखते टेनिस वेनिस ऐसा गेम। अब जो आदमी टेनिस और गोल्फ देखे उसका खानदानी रईस है भाई। अब वो टेनिस देखता है। अब मैंने, यार मैं तो टेनिस देखता नहीं था। अब मैं गया, मैंने थोड़ा सर्च किया कौन रॉजर फेडरर। अच्छा उस टाइम पे यूट्यूब का भी यार इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, ये 11-12 की बात तुम्हें बता रहा हूँ, बट गूगल तो था ही ना। कौन रॉजर फेडरर है, कौन क्या है, सही है, मतलब वो राफेल नडाल कौन है, ये वो, इन सबके बारे में, कौन से टूर्नामेंट, मैंने लगाया 1-1.5 घंटा लगाया। अब मैं उसके पास गया, बातों बातों में कोशिश की। उस टाइम पे कोई टूर्नामेंट भी चल रहा था। मैंने कहा यार अच्छा, मैं ऐसे ही ना मोबाइल देखते हुए, मैंने कहा अच्छा रे आज तो ये मैच भी है। उसने कहा अच्छा हाँ यार आज मैच भी है, देखते हो टेनिस? मैंने कहा हाँ। अब उसको फिर थोड़ा बताया, फिर वो बातें करना, समझ रहे, एक तरह से उससे रेपो बिल्डिंग हुई। जब उससे मेरी रेपो बिल्डिंग हुई, उसके बाद जब दोस्ती हो गई तो डेटा देना आसान। इसी तरीके से एक और क्लाइंट पे हम गए, बहुत टेढ़ा। अच्छा हमें पता भी था यार फाइनेंस का बंदा तो बहुत ही टेढ़ा है, काबू में ही नहीं आ रहा, लेकिन अब डेटा भी निकालने, गलती भी निकालनी, क्योंकि फर्म में भी अपना नाम है। तो यार मैंने देखा कि एक बंदा है मार्केटिंग का है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जब भी आता है ना तो फाइनेंस वालों की लेकर जाता है तफरी। उनको बोलते हैं अबे भाई ये अबे ढक्कन काम दे, चल ढक्कन काम कुछ नहीं करते। मैंने कहा इसकी कोई फाइनेंस के साथ लगती है। मैंने ऑब्जर्व किया कि क्लाइंट बड़ा मल्टीनेशनल है। मैंने कहा यार असर की नमाज के बाद ये सुट्टा मारता है बाहर, नहीं मतलब जो एरिया होता है ना वहाँ पे डजिंग, वहाँ पे सुट्टा मार, अकेला सुट्टा मार रहा होता है। मैंने, अच्छा मैं वैसे थोड़ा सा जाहिर सी बात है, मेरा एक जिंदगी का उसूल है कि जो चीज़ इस्लाम में हलाल है, मकरू भले है, मतलब थोड़ा बहुत बचो, लेकिन एक दफा ट्राई जरूर करो। सही है। तो सुट्टा तो मैंने बचपन से ही मारा हुआ था, मुझे पता था। खैर मैंने यार उस टाइम पे मैं गया नीचे। अच्छा पान प्लांट है, पान वाला भी नहीं था, पर उस दिन में अगले दिन फिर मैं मोहल्ले से अपने खरीद के लाया सिगरेट के पैकेट। उसके असर पे पहुंचने से पहले ही वो सलाम इमाम साहब ने फेरा, मैं फौरन से उस जगह पे जाके खड़ा हो गया और उसका इंतजार करने लगा। सिगरेट की डब्बी थी, और ये भी देख लेता मैंने कौन सा ब्रांड पे था, वही ब्रांड मैंने लिया। अब देखिए खर्चा करना वो अपनी जेब से, बच्चा आजकल गया रे, और मैंने ब्रांड लिया, वो आया तो मैंने उसको सिगरेट ऑफर की, उसने ले ली। बात जीत हुई पहला दिन, और डब्बी मैंने रखी। मैं तो खुद वैसे तो पीता नहीं था, लेकिन मैंने उसके साथ तो पी। तो पूरी 20 की डब्बी जो थी, और अब यकीन माने मैंने सिर्फ 3 पी, 17 उसी ने पी 3 दिनों में मिला के। लेकिन पहले दिन छुट्टा मारा, बातचीत हुई, अच्छा ये वो क्या करते हो, कैसे करते हो, सही है। पहले दिन तो हाव हाव नो हाव हुई, जाहिर सी बात है। अगले दिन फिर बातचीत हुई। उस दिन मैंने जाते जाते एकदम से यार फाइनेंस वाले क्या करते हैं, मैंने कहा यार देखो हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर आपके लोग सही काम नहीं करते, यहाँ का फाइनेंस यार मजेदार नहीं है। वो मुस्कुराया, उसने कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन फिर सुट्टा साथ। अब मैंने छेड़ा, मैंने कहा यार इसको किसने रखा है काम पे, इस आदमी को,
काम ही नहीं आता इसको। तो उसने खोलना शुरू किया, अबे सही कह रहा है, अबे इसको ये चीज पूछ, इसको इसका भी नहीं पता होगा, इसे ये पूछने। मार्केटिंग के बंदे ने बताया कि इस लेजर के अंदर ये मसले, ये इसने गलत कॉस्ट एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी, इस एसेट के अंदर देख पार की हुई है, कैपिटलाइज की हुई है। अब आप बोल रहे भाई लगता है आपको कैपिटलाइज, बड़ा इतना बड़ा डेटा होता है एसेट्स का, वहां पर एक एक आइटम को पकड़ना आसान नहीं होता। और उसने मुझे इंडिकेट कर दिया, उसने बता दिया क्वालिटी के कंट्रोल के लेजर में देख तो ये सही क्या क्या एक्सपेंस पड़े में, सही है। उस बंदे ने मुझे इतने पॉइंट्स दे दिए कि बस। लेकिन अब तरीकाकार क्या था कि मैं फॉरन से उन पॉइंट्स पे लपकू नहीं, पहले मैंने देखा, सारे पॉइंट्स अपने पास जमा किए और कुछ 10-12 पॉइंट्स उसने मुझे बता दिए, मतलब उसने जो डायरेक्शन दी ना, फिर मैंने वो आहिस्ते आहिस्ते करके फाइनेंस के डिपार्टमेंट पे डालना शुरू की। सबसे पहले बिल्कुल हल्के से पॉइंट पे, फिर हल्के से, समझ रहे हो, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स निकाले, फर्म में भी दिए, नाम भी हुआ। और ये राज मेरे साथ ही रहा जब तक मैंने क्लासों में नहीं बताया, सही है। तो पॉइंट क्या था कि फाइनेंस के बंदे से दोस्ती लगा लो, तुम्हें डेटा भी देगा और तुम उसको बॉस, वो बोलेगा अच्छा यार ये भंड हो गया, सही भी कर देना, मुझसे देख लेना, कुछ करना नहीं। और अगर फाइनेंस का बंदा टेढ़ा है, नहीं आ रहा हाथ, तो फिर देखो कि उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसके साथ उसके लिए तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा टाइम गुजारना पड़ेगा। जब जाके बैठोगे ना ऑडिट पे, तो फाइनेंस में बैठे रहना, वहीं पे लैपटॉप लेके बैठ जाना, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि यार ये इसके साथ जो है ना, नहीं। तो सर हाँ, किसी भी लेवल पे आपका जो भी रेलेवेंट एरिया है ना, उसके अंदर आपको, ये नहीं कि आप देखो अभी अब ऐसा भी नहीं कि तू डायरेक्ट बड़े फाइनेंस मैनेजर के पास जॉब इंचार्ज की हट जाएगी, बोलेगा कौन है भाई तू, बच्चा चौड़ा है, सही है, ओवर स्मार्ट। और जब बच्चा ओवर स्मार्ट लग जाए ना, तो उसको रगड़ दिया जाता है। तो लेकिन ये तरीके कार होते हैं बात करने के आपको आगे के। चले सर IFRS 5 रिवाइज करते हैं अब तक जो हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन में। कल की क्लास भी सेम टाइम पे हमने क्या पढ़ा अब तक IFRS 5 में, बताएं। क्लासिफिकेशन 5 बातें, इमीडिएट सेल कंडीशन में हो, सेल हाइजिबल 12 महीने में लगता हो निकाल दोगे, प्राइस रेलिवेंट हो, मैनेजमेंट की कमिटमेंट हो, और एक्टिवली मार्केट कर रहे हो। फिर हमने कहा जब क्लासिफाई हो जाएगा तो बिफोर क्लासिफिकेशन, आज की क्लास की शुरू की 2 एग्जांपल है जो हमने की। पहली एग्जांपल, पुराने IAS के हिसाब से ट्रीटमेंट करो, उसके बाद नए में ले जाओ, नए में आने के बाद IFRS 5 में बेसिकली आने के बाद फेयर लोअर और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखो। ये हमने इसकी 2 एग्जांपल की। उसमें दूसरी में शरारत भी थी कि आप सबने गलती की कि आपने वैल्यू न्यूज के बेस पे, वहां पर तो इंपेयरमेंट नहीं की, लेकिन यहाँ पर फेयर वैल्यू पे होनी थी। फिर हमने रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये क्यों पढ़ा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की मदद से मुझे आपको अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कराना है, जो इंशाल्लाह हम करेंगे कल। सही है सर एक को हमें सवाल नहीं बेटा, वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में इंडिकेटर्स होते हैं इम्पेयर में। एक सवाल है सर 1 जनवरी 24 को रिवर्स करने कैसे पता चला, सवाल में हमें रिकवरेबल अमाउंट दे देगा। जब रिकवरेबल अमाउंट दे देगा इसका मतलब है कि वो हमें इशारा दे रहा है कि रिवर्स कर दो, सही है। वैसे सवाल में आपको बताएगा, या प्रैक्टिकल लाइफ में बेसिकली इंडिकेटर होते हैं रिवर्सल के, जो मैंने शुरू में बताया कि आपको लग रहा है कि इंडिकेटर ऑफ रिवर्सल आ गए, मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है या एसेट की परफॉर्मेंस सही हो गई है। तो चले सर आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल इंशाल्लाह 6:45 बजे। किसी का कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। जी बेटा, जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट सबके लिए बुक फ्री है, निमरा आपको पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और बोले अच्छा, एक बच्चा सवाल है कि सर अच्छा 6:45 बजे कोशिश करेंगे, चलें 7 तक ही शुरू करें। मेरी कोशिश होती है खवातीन भी अगर कुछ होती है फिजिकल में तो मुझे होता है कि वो जल्दी पहुंचे, देख लेते हैं इंशाल्लाह। इफेक्टिवली 7 बजे, आज भी 6:55 में शुरू हुई थी। अच्छा आप सुन लें, ये बात जवाब मैं दे देता हूँ आपको भी ऑफलाइन, कि देखिए यहाँ पर इंग्लिश में इतना नहीं घुमाता, क्योंकि यहाँ पर उसको पता है सिलेबस ही है ना, कर ही नहीं सकता, सिलेबस ही है ना। आप देखो मैं सबसे एक बात बताऊं, ये तमाम लोग, आप जितने भी बच्चे होते हैं ना चीते, अभी एक बच्चा आया था, नहीं कहा हमने सर 2 दफा खत्म कर दिया, उसने कहा सर मैंने IAS 19 तो मैंने भी छोड़ा था, 4 नंबर का आ गया पेपर में। तो 4-6 नंबर का तो बच्चा वैसे ही छोड़ के जाता है भाई, एक थोड़ी पूछेगा, पूछने को इतना कुछ है। चले सर मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज।